हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया एलिमिनेशन में नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी? तो लास्ट क्लास में हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करी थी, है ना। E2 रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, E1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में जो वो हम जितने भी एलिमिनेशन के बाकी की जो एग्जाम्पल है हम कोशिश करेंगे कि आज सिलेबस जो है वो एलिमिनेशन का पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए, है ना। ताकि नेक्स्ट क्लास से हम पहले ग्रिग्नार्ड पढ़ेंगे, या एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में पहले हम NAR पढ़ लेंगे, है ना। NAR के बाद में हम ग्रिग्नार्ड पढ़ लेंगे, ग्रिग्नार्ड के बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन और खत्म। तो आप ये देखो जरा कि आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने E2 रिएक्शन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करी थी, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में भी हमने जो है वो जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया तो एक तरीके से हमने एल्कीन का फॉर्मेशन किया था, है ना। मैं वापस से उसी चीज को कंटिन्यू करता हूं, है ना। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ये पॉइंट था, है ना, या फिर पॉइंट था भैया अपने पास फॉर्मेशन आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग यही है आज की, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, बाय डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब यार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि वो देखो, डी का मतलब हटना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन यानी हेलोजन, यानी HX ओवरऑल मॉलिक्यूल से क्या होगा, एलिमिनेट होगा। और HX के एलिमिनेशन से यहां पर जो वो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एल्काइन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो आप ये समझो कि जो रिएक्शन हम लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो ये थी, R, ये CH, यहाँ H, यहां था X और ये R। कंडीशन ऐसी, यहां पर कोई बेस हमने काम में लिया था, जैसे एल्कोहलिक KOH साथ में हीट काम में ले सकते हो, यहां आप NaNH2 साथ में हीट काम में ले सकते हो, या फिर आप यहां पर सोडियम एल्कोक्साइड जैसे एग्जांपल के लिए आप एथोक्साइड काम में ले सकते हो, और साथ में एथेनॉल, ठीक है, और साथ में हीट काम में ले लिया। अगर यहीं पर अगर हीट नहीं दिया होता है तो हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन करवा देते हैं। तो आप समझना कि इनमें से कोई भी एक आपने लिया, ये कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फा और बीटा से आपको HX क्या करना था, बाहर करना था। एंटी एलिमिनेशन होता है, दोनों हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक दूसरे के अपोजिट से हटते हैं, तो यहां पर बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH, और ये आया R। कहने का मतलब क्या बना, एल्कीन बना। अब भैया देखो, इसी रिएक्शन में हम एल्काइन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। देखो कैसे, कि अगर आपने यहां पर क्या लिया, विसिनल डाइहैलाइड लिया, मान लो ये कंडीशन आ गई, R, है ना, और कोई विसिनल डाइहैलाइड है अपने पास H, यहाँ है हेलोजन X, ये है H, और यहाँ है हेलोजन X, और ये R, और यहाँ आपने ले रखा है मान लो NaNH2 ले रखा है, और इसको कर रखा है हीट। तो भैया जी देखो जरा कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से तो ये वाला आप हेलोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों हटे, ठीक है, और फिर यहाँ से जो है वो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हेलोजन ये दोनों हटेंगे। तो पहले इन दोनों के हटने से तो डबल बॉन्ड आएगा, फिर इन दोनों के हटने से यहाँ पर जो वो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ हम एक तरीके से आप यूँ बोल सकते हो कि यार एल्काइन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, नॉट इवन जो है वो विसिनल डाइहैलाइड, हम जेम डाइहैलाइड से भी एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, R, और ये यहाँ पर आया H, ये आया H, और ये आया CH, ये हेलोजन और ये हेलोजन। इससे भी हो जाएगा, जैसे मान लो NaNH2 के साथ आपने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, तो ये अल्फा हो गया, है ना, ये बीटा हो गया, तो अल्फा का हेलोजन बीटा का हाइड्रोजन, फिर अगेन आप क्या करोगे, अल्फा का हेलोजन और बीटा का हाइड्रोजन यहाँ से जो वो हट जाएंगे, और यहाँ पर एल्काइन का फॉर्मेशन होगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें कई कंडीशन है, जैसे मान लो अगर NaNH2 एक्सेस में है तो ये वाला क्या करेगा आगे वापस से, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, NaNH2 क्या है, बेस, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये सारे एग्जांपल, सारे केस जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे चली। तो मैकेनिज्म इसकी बहुत ही आसान सी है, जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही काम है, कोई नई चीज यहाँ पर नहीं है। जैसे R, ये H, ये हेलोजन है, ये H है, यहाँ पर भी हेलोजन है, और ये क्या है, R। तो सबसे पहले क्या आया, NaNH2, NaNH2 से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से NH2 माइनस, है ना। तो यहाँ पर किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन पर आप अटैक करवा दो, किसी भी हाइड्रोजन पर अटैक करवा दो, यहाँ अटैक किया तो जैसे जैसे ये H हटेगा वैसे वैसे हेलोजन हटेगा, वैसे वैसे यहाँ से जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा, वही बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और फिर जो है वो एक कंपाउंड आएगा R, ये बना X, यहाँ डबल बॉन्ड, ये H और ये R।
ये वाला कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में वापस से जो ऐसा ही होगा, यहाँ से आपको अगेन NH2 माइनस आपको मिलेगा, साथ में हीट, अब ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो यहाँ से जो है ये हेलोजन क्या हो गया, लिविंग ग्रुप बन के बाहर। इस तरीके से जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर इसके बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मेरे ख्याल से मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल सा काम है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, आप ये बोल दो है ना, और एग्जाम में भी जो पूछा जाता है, तो समझना क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, कि भैया जी कि जैसे R यहाँ आया अपने पास, H ये हेलोजन है, फिर H ये हेलोजन है, ये R है ना, यहाँ सबसे पहले A दे रखा है, फिर यहाँ पर बनाया RCH ये हेलोजन, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ है अपने पास H और ये है R, ठीक, फिर यहाँ पर दे रखा है B, और फिर इसको कन्वर्ट कर रखा है आपने इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड में। ये हमारे पास कंडीशन है, और आपको बोला है कि A एंड B R रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तो A और B जो है वो क्या होंगे, आपको ये पूछा है। जैसे ऑप्शन ऐसा दे दिया, पहला दे दिया आपको एल्कोहलिक KOH है ना, दूसरा भी दे दिया एल्कोहलिक KOH, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपको ये दे दिया NaNH2 है ना, अच्छा साथ में हीट भी है, जैसे एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट, और यहाँ पर जो है वो एल्कोहलिक KOH साथ में हीट, NaNH2 हीट, और यहाँ पर भी दे दिया आपको NaNH2 साथ में हीट। तीसरा ऑप्शन आपको ये दे दिया एल्कोहलिक KOH और साथ में जो यहाँ दे दिया NaNH2 हीट, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है वो आपको ऐसा ही, जैसे मान लो एक दे दिया आपको NaNH2 हीट और साथ में एल्कोहलिक KOH और ये हीट, ठीक है। इस तरीके से जो आपको चार ऑप्शन दे दिया, अब आपको बोल दिया कि A और B क्या होंगे। अब यार आप सोचोगे कि सर देखो इनमें से हम एलिमिनेशन के लिए हम इनमें से तीनों में से कुछ भी काम में ले सकते हैं। एक्चुअल में ये तीनों की तीनों क्या है, बेस ही तो है, और हमें सबसे पहले क्या करवाना होता है, एसिड बेस रिएक्शन करवानी होती है। तो यहां पर देखो एसिड बेस रिएक्शन ही तो हुई, ये बेस आया, ये H+ को लेके गया, कौन सी रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शन ही तो हुई। तो यहां पर भी एसिड बेस रिएक्शन आपने यहां पर साफ आप देख रहे हो, NaNH2 ले रखा है, NH2 माइनस। आप कहोगे कि सर दोनों में NH2 ले लो, बिल्कुल मेरे भाई NH2 ले लेंगे, रिएक्शन हो जाएगी, है ना। अब NaNH2 के अलावा और क्या काम में ले सकते हो भैया जी, आप फर्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन, है ना, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ रिएक्शन, ये है सेकंड पार्ट। भैया मैं एक चीज बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में तो आप कुछ भी काम में ले लो, इवन फर्स्ट पार्ट में इन तीनों में से आप कोई भी बेस काम में ले सकते हो, इन तीनों में से कोई भी बेस काम में ले लो, है ना। फर्स्ट पार्ट में चल जाएगा, एल्कोहलिक KOH काम में ले सकते हो, फर्स्ट पार्ट में NaNH2 काम में ले सकते हो, फर्स्ट पार्ट में आप सोडियम एथोक्साइड भी काम में ले सकते हो, फर्स्ट पार्ट में इन तीनों में से कोई भी बेस चल जाएगा, तीनों के तीनों चल जाएंगे, है ना। लेकिन सेकंड पार्ट में यहां पर NH2 माइनस ही होना चाहिए, या फिर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, या तो NH2 माइनस हो या इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्योंकि सेकंड पार्ट में यहां पर अगर OH माइनस लिया, एल्कोहलिक KOH काम में लिया आपने, है ना, एथोक्साइड काम में लिया, तो यहां रिएक्शन नहीं होगी। देखना क्यों भैया, ये वाला जो कंपाउंड बना ना सेकंड पार्ट में, ये जो कंपाउंड बन रहा है, ध्यान से देखो, डबल सिंगल और ये लोन पेयर, और यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, और डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये देखो वाइनिल हैलाइड बनता है, कि फर्स्ट पार्ट जब कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट पार्ट का प्रोडक्ट क्या है, वाइनिल हैलाइड है, और वाइनिल हैलाइड जो है वो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, क्यों होती है, डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण। तो ये वाला कम रिएक्टिव है, तो अब जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करवानी है, तो यहां पर जो बेस काम में ले रहे हो उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इसलिए सेकंड पार्ट में आप क्या काम में लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस काम में लोगे। स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐसा कि जो है वो मतलब कम से कम जो है वो NH2 माइनस से ज्यादा एक तरीके से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गली बेसिक होना चाहिए, NH2 माइनस से ज्यादा बेसिक होना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस आपको काम में लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या क्या काम में ले सकते हो। अब आते हैं पॉइंट पर। तो एल्कोहलिक KOH फर्स्ट में काम में आ जाएगा, सेकंड में जो है ना एल्कोहलिक KOH काम में नहीं आएगा। NaNH2 फर्स्ट में काम में आ जाएगा, सेकंड में NaNH2 हो जाएगा। एल्कोहलिक KOH फर्स्ट में हो जाएगा, सेकंड में NaNH2, तो ये वाला भी हो सकता है। NaNH2 सेकंड में एल्कोहलिक KOH नहीं होगा, सेकंड में NaNH2 ही काम में आएगा, या इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बेस होगा वो काम में आएगा,
क्लियर है बात। मैं यहाँ पर जो इसको लिख भी देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है और कई बार जो है वो क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए जरूरी है। हाँ तो देखो जरा कि इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन any of the base, इसको मैं यूं लिखूंगा, any of the base can be used for elimination, but in second part of reaction base should be NaNH2 or stronger than NH2 माइनस, ठीक है, और बेस शुड बी स्ट्रोंगर देन NH2 माइनस, ठीक है, बिकॉज द vinyl halide formed by first part of reaction will be less reactive, ठीक है, for elimination due to डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण जो है वो क्या होगा, एक तरीके से कम रिएक्टिव होगा, इसलिए सेकंड केस में, सेकंड वाले स्टेप पे आपको या तो NaNH2 ही काम में लेना है या फिर NaNH2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ही काम में लेना है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा जो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा, है ना। अब यहाँ से जो है वो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है देख, भैया ऐसा है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, यहाँ पर आपको दे दिया मैंने सबसे पहले NaNH2, ठीक है, और ये दिया है 2 इक्विवेलेंट और साथ में दे दिया हीट। सेकंड केस में जो है वो यहाँ पर मैंने दे दिया आपको, अच्छा ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना अभी, तो ये रिएक्शन एक बार सेकंड वाली जो है वो हम रहने देते हैं, आपको केवल इतना दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे दिया NaNH2 एक्सेस दे दिया मान लो, और साथ में जो हीट दे रखा है। एक तो ये है, ये तो सिंपल सा है, आप आसानी से ये कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ये है, इसके बारे में सोचना, देखिए क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर पहले दिया है 3 इक्विवेलेंट NaNH2, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर आपको दे दिया CH3 CH2 और ये Br। अब इसमें आपको जो है बताना है क्या आंसर होगा। एक कंसेप्ट ऐसा है CH3 CH, ठीक है, और यहाँ आपको ये दे दिया Cl और ये Cl, ठीक है, और फिर सबसे पहले दे रखा है N इक्विवेलेंट NaNH2 और सेकंड स्टेप में आपको दे रखा है 2 इक्विवेलेंट CH3 Cl और प्रोडक्ट बना रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH3, और आपको पूछ लिया यहाँ पर वैल्यू ऑफ N कि N कितना होगा, है ना। अब समझना ज़रा कि सबसे पहला वाला तो बहुत ही आसान सा काम है, यहाँ पर एक हैलोजन और यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो बहुत ही सिंपल सा काम, CH3 ये H ये Br
और फिर यहाँ पर Br है, यहाँ H है और ये CH3। सबसे पहला NaNH2 आएगा, तो NaNH2 के साथ हीट करोगे तो एक Br और एक H ले जाओ पहले, तो यहाँ पर बना CH3 CH, ये Br, ये H तो चला गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH और ये CH3। फिर वापस से जो हो NaNH2 आया और इसके साथ हीट किया तो ये Br और ये H, यहाँ पर बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ आया CH3, है ना। तो सिंपल सा काम है, एल्काइन का फॉर्मेशन होगा, एल्काइन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। यहाँ पर देखना जरा, ये अल्फा है, ये बीटा है ना। सबसे पहले रिएक्शन हम करवाएंगे, देखो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास कंडीशन ऐसी CH3 और ये है भैया CH और ये H और यहाँ आएगा CH, ये Cl। सबसे पहले रिएक्शन हुई, पहला NaNH2 रिएक्शन करेगा तो आप जो किसी एक H एक Cl को हटा दो, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन है तो इसलिए मैं इसको अपोजिट से हटा रहा हूँ, बाकी कैसे भी कर दो, आंसर आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, तो CH आया, ये डबल बॉन्ड, यहाँ CH और ये Cl, ये पहला NaNH2, ठीक है। NH2 माइनस आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, बॉन्ड इधर, Cl बाहर। फिर दूसरा वाला जो है वो NaNH2 आया, ये सेकंड इक्विवेलेंट NaNH2 का आया, ठीक है। और सेकंड इक्विवेलेंट आया तो ये Cl गया और ये हाइड्रोजन गया, तो CH3 और यहाँ आया C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। अब ध्यान से देखो जरा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कैसा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोजन होता है ना, वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है नेचर में, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। और साथ में हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, NaNH2 ले रखा है। NaNH2 क्या है, ये है भैया बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, NH3 बाहर, और एसिड बेस रिएक्शन से पहले यहाँ पर क्या बनेगा जी, सॉल्ट बनेगा। ये लो जी, ये सॉल्ट बना। अब आगे जो है ना, तो 3 इक्विवेलेंट NaNH2 इस तरह से काम में आएंगे, है ना। अब आगे रिएक्शन आपको करवानी किसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो ये रिएक्शन हुई CH3 CH2, ये Br, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव है। अब इसका न्यूक्लियोफाइल बनाओ, और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और SN2 मैकेनिज्म से जो है यहाँ से Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ आएगा क्या, CH2 और ये CH3। ये लो जी, ये प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। अब सेम टू सेम आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसका कंसेप्ट समझो और इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कंसेप्ट समझ के आंसर बताना है ना। बहुत ही आसान सा काम है। जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखना कि इसको सॉल्व करते हैं। आपको n की वैल्यू पूछी है ना। फाइनली ये वाला कंपाउंड आपको बनाना है, कितने NaNH2 काम में आएंगे आपको ये पूछा है। चेक करते हैं, है ना। सबसे पहला CH3C H, ये Cl भैया पहला इक्विवेलेंट NaNH2 काम में आया, तो यहां से Cl, यहां से हाइड्रोजन, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये Cl, है ना। एक तरीके से वाइनिल हैलाइड बन गया। फिर जो वो नेक्स्ट अगला इक्विवेलेंट NaNH2 काम में आएगा, तो वापस से काम में आएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इसके पास जो कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक है, ट्रिपल बॉन्डेड है, ये भी क्या है, एसिडिक है। तो यार दो तरफ एसिड बेस रिएक्शन होगी, दोनों तरफ एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यानी यहां पर 2 इक्विवेलेंट अब NaNH2 के काम में आएंगे, और दोनों तरफ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा इस तरीके का। ये लो जी, और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बाहर। फिर नेक्स्ट केस में आपको दे रखा 2 इक्विवेलेंट मिथाइल क्लोराइड के दे रखे हैं। सबसे पहला मिथाइल क्लोराइड का काम में आया CH3Cl, ये नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये वाला कार्बन यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl क्या हो गया, बाहर। तो पहले तो ये बना भैया, यहाँ से CH3, यहाँ नेगेटिव, ये Na+। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर CH3Cl, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से Cl बाहर। तो यहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट इसने दे रखा है वो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। ओवरऑल आप देखो कि कितने इक्विवेलेंट NaNH2 के काम में आए, 4 इक्विवेलेंट NaNH2 के काम में आए, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इस तरीके का सवाल भी जो है वो आपको दे सकता है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हमने जो है वो एक तरीके से एल्काइल हैलाइड, जो मोनो हैलाइड होते हैं उनमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया, एल्कीन बनाया। हमने जो विसिनल या जेम डाई हैलाइड में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से एल्काइन बनाया। अब एक रिएक्शन है जिसका नाम है डीहेलोजिनेशन। पढ़ते हैं, देखो क्या होता है डीहेलोजिनेशन। बहुत ही आसान सा काम है।
हाँ जी, हाँ भैया। डीहेलोजिनेशन देखिएगा क्या रिएक्शन है ना, और बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सा काम है भैया। एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिए हुए हैं। डीहेलोजिनेशन, वही हम E2 रिएक्शन के एग्जांपल देख रहे हैं, है ना। E2 रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये सारे एग्जांपल जो E2 से ही चलेंगे। डीहेलोजिनेशन की क्या रिएक्शन है, देखिएगा कि इस तरह के कंपाउंड है R, ये CH, ये हेलोजन है, यहाँ CH, ये हेलोजन है, और यहाँ पर है R। भैया आपको क्या करना है, NaI एसीटोन, ठीक है, के साथ हीट करना है, या फिर यहां पर आप काम में ले सकते हो जिंक, है ना, और जिंक के साथ एथेनॉल, ठीक है, जिंक एथेनॉल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। एथेनॉल जो है वो यहाँ पर सॉल्वेंट होता है जो एल्कोहल है, या सॉल्वेंट के तौर पर आप एसिटिक एसिड भी काम में ले सकते हो, ठीक है। यहाँ एसीटोन सॉल्वेंट है, ये तीनों के तीनों, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। NaI जो है वो NaI के साथ एसीटोन, NaI यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जिंक रेड्यूसिंग एजेंट है, जिंक रेड्यूसिंग एजेंट है। एथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड, एसीटोन, ये सारे के सारे क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब जब रिएक्शन होगी तो इसमें डीहेलोजिनेशन होगा, यानी कि यहां से हेलोजन गया और यहां से हेलोजन गया, और हेलोजन जाएगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट है ना वो बनेगा भैया जी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कहने का मतलब एल्कीन। इस तरीके से ये मतलब रिएक्शन है, और इसको बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। क्यों, ओवरऑल रिएक्शन में ओवरऑल जो है वो एक हेलोजन X2 का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिएक्शन से बाहर हो रहा है। दैट्स व्हाई रिएक्शन इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन। मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा। एक चीज और, अगर यहां पर मान लो अपने पास विसिनल डाई हैलाइड नहीं है ना, या यू कहो कि जेम डाई हैलाइड नहीं है, तो कंडीशन ऐसी होगी कि यार ये जो कंपाउंड है ना, मान लो मोनोहैलाइड है, एक ही हेलोजन है, और NaI एसीटोन ले रखा है, तब रिएक्शन हो जाएगी फिंकेल्स्टाइन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। यही NaI एसीटोन, याद करो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था NaI एसीटोन, तो वो वहां पर मोनोहैलाइड है ना, Br या फिर Cl होना चाहिए। मोनोहैलाइड जो है वो अगर होगा, जैसे मान लो यहां पर ये Cl नहीं है, यहां पर है RCH, यहां पर है Br, यहां पर है CH2 और ये R, तब फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन करवानी है SN2 से। लेकिन अगर आपको विसिनल डाई हैलाइड दे रखा है जिसमें दो हेलोजन है, साथ में NaI एसीटोन दे रखा है, तो इस केस में जो है वो आप क्या करवाओगे, यहाँ पर जो है वो एक तरीके से डीहेलोजिनेशन करवाओगे, और ओवरऑल जो है वो रिएक्शन में क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। रिएक्शन कैसे चलती है, विशेषकर आपको जिंक का ध्यान में रखना है, जिंक प्लस एथेनॉल या जिंक और एसिटिक एसिड। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सी मैकेनिज्म है, कोई इतना ज़्यादा आपको सोचना इसमें नहीं है। तो मैकेनिज्म देखो ज़रा कि R, ये है CH, ये एक हेलोजन हो गया, ये CH, ये दूसरा हेलोजन हो गया, और ये R। ये जी दोनों तरफ हेलोजन जो है सेम ही है। हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें ये पता है कि यार देखो हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड का आयोनाइजेशन होगा। इस तरीके से जो है वो इस बॉन्ड का क्या हुआ, आयोनाइजेशन, CH R और ये अपने पास X, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड आयोनाइज हो सकता है, हालांकि रियल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन है और जिंक जो है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, और जिंक ने जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए तो इस कार्बन पर चार्ज, देखो एक इलेक्ट्रॉन दिया, लोन पेयर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज खत्म, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो RCH यहाँ चार्ज आया नेगेटिव, जिंक Zn पर चार्ज जो है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जिंक पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो है ये मिलकर X माइनस के साथ मिलके ये इस तरीके का जो है यहाँ पर कंपाउंड बनेगा, ये हेलोजन और ये R, है ना, ये कंपाउंड जो है बीच में बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर, तो यहाँ से जो है एक तरीके से ये हेलोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये रिएक्शन चलेगी, और फाइनली जो है वो यहाँ से ZnX2 का मॉलिक्यूल बाहर होगा, और RCH डबल बॉन्ड CH और ये R, ये लो जी, इस तरीके से रिएक्शन चलती है। कौन सा पॉइंट रिएक्शन के बारे में आपको ध्यान में रखना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो जो पॉइंट ध्यान में रखना है, रिएक्शन, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इज
एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एलिमिनेशन। तो ये रिएक्शन जो है ना, ये एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एंटी एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब दोनों हैलोजन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से हटेंगे। दोनों हैलोजन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से हटते हैं, ये ध्यान में रखना। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये है भैया डी हैलोजिनेशन की रिएक्शन। ठीक, अब देखना कि एग्जाम्पल जो है इस पर कैसे पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। बहुत ही सिंपल सा काम है, आसान सा काम है। हाँ जी भाई, एग्जाम्पल देखो। जैसे यहां पर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया ना, CH3, ये CH, ये Br है, ये CH, ये Br, CH2 है ना। यहाँ पर लिख के दे दिया जिंक और साथ में एथेनॉल। सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना आपको, है ना। ये Br और ये Br। अब आप कहोगे सर दोनों Br एक ही डायरेक्शन में है। भैया ऐसा नहीं होता है ना। सिंगल बॉन्ड अगर है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा फ्री रोटेशन होता है, बॉन्ड घूम सकता है। तो कभी ना कभी ये Br इसके अपोजिट में आएगा। देखने पर लग रहा है कि Br इसके साथ वाले डायरेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ सीधा सा काम CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2। लेकिन इस तरीके का इतना ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम ही है ना। फिर क्वेश्चन कैसे आता है? तो आप ये देखो, क्वेश्चन ऐसे आता है। जो इस तरीके का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये H, ये Br और यहाँ आया CH3। यहाँ लिख के दे दिया भैया जिंक और एथेनॉल। इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, है ना, कि जब भी आपको इस फॉर्मेट में दे या सिस और ट्रांस बना के दे और एडिशन करवाना हो, इस तरह के कंपाउंड पूछे, क्या करना होता है। तो मैंने तुम्हें कहा था, देखो किसी एक को फ्रंट साइड मान लो, किसी एक को बैक साइड मान लो। ऊपर वाले को हम आसानी के लिए फ्रंट साइड मानते हैं, नीचे वाले को हम बैक साइड मानते हैं। पहले इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करो। तो न्यूमैन में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, फ्रंट साइड कार्बन को एज इट इज रखते हैं, ये H, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, CH3। फ्रंट साइड को एज इट इज रखते हैं। जबकि बैक साइड कार्बन में एक बार क्या करवाते हैं, स्विच करवाते हैं। तो इसको CH3 को तो एज इट इज रखो, नीचे वाले ग्रुप को तो, और इन दोनों को एक बार बदल के आपस में लिख दो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भैया Br, यहाँ आ जाएगा क्या, H। ये कंडीशन आएगी। अब आगे क्या है, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन है ना, एंटी एलिमिनेशन है, तो ये Br और ये Br यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और Br हटेगा तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ऐसी आएगी, यहाँ CH3, ये H, ये डबल बॉन्ड, ये H और ये CH3। अब ध्यान दो जरा कि ये कैसा है, ये सिस है कि ट्रांस है। भैया जी CH3 अपोजिट डायरेक्शन में, H और H दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा तो ट्रांस में होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो ट्रांस वाला बनेगा, ये लो, ठीक है। इस तरीके से आपको इस तरीके के सवाल जो है वो क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। तो ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनेगा। जैसे इसी का जैसा एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहीं पर, है ना। जैसे यहाँ पर है फिनाइल, ये H है, ये Br है, ये Br दे रखा है, यहाँ पर जो है Br है, ये H है ना, और ये है फिनाइल। और इसको जो है वो आपने जिंक और साथ में एसिटिक एसिड ले रखा है। अच्छा, NaI एसीटोन भी हो सकता है ना। तो NaI एसीटोन में भी डी हैलोजिनेशन ही आपको करवाना है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन हुई तो पहले जो है वो आप इसको कन्वर्ट करो। एक को फ्रंट साइड मानो, इसको फ्रंट साइड मान रहा हूँ और इसको मैं बैक साइड मान रहा हूँ। तो फ्रंट साइड को आप रखो एज इट इज़, तो एज इट इज़ रखूँगा तो जैसा है वैसा का वैसा। ये फिनाइल मिला, ये Br मिला, यहाँ पर H मिला। बैक साइड में फिनाइल को एज इट इज़ रखो, बाकी दोनों को एक बार क्या करवा दो, स्विच करवा दो। तो ये Br इधर आएगा, ये H इधर आएगा। अब चेक करो कि Br के अपोजिट Br है क्या, Br के अपोजिट Br नहीं है। और अगर नहीं है तो इसको इतना रोटेट करो कि Br के अपोजिट Br आ जाए। तो मैं इसको जो है एक काम कर रहा हूँ, 120 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दो, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फ्रंट साइड को तो एज इट इज़ रखा, ये आया फिनाइल, ये आया Br, ये आया H, और इसको जो है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो ये फिनाइल आएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। अब देखो कि Br के अपोजिट डायरेक्शन में Br आ चुका है। कहने का मतलब अब जो है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से Br और ये Br एंटी एलिमिनेशन करवा दिया, प्रोडक्ट ये बना, ये फिनाइल है ना, कि ये फिनाइल
और यहाँ पर है H, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये दूसरा फिनाइल आया और ये आया H। ठीक है, ये कंडीशन आएगी। और इसमें देखो ध्यान से, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ है, दोनों के दोनों फिनाइल भी एक ही तरफ है, तो यानी यहाँ हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट बनेगा सिस। ये H, ये डबल बॉन्ड, ये फिनाइल और ये H, ये है सिस, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो इससे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको यही काम करना है। इवन मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था, है ना, कि यार जब यहाँ पर जो है वो कंडीशन आती है, इसको मान लो उल्टी रिएक्शन करवानी है, इस पर एडिशन करवाना है, तो इस पर एडिशन करवाने के लिए भी आप यही करोगे कि पहले जो उसको न्यूमैन में बदलोगे, फिर एंटी एडिशन या सिन एडिशन करवाओगे। ये सारी बातें हमारी पहले हो चुकी है। एक मेरे को पिछली क्लास से याद आया, एक मैंने आपको E1 में इस तरीके का एक एग्जाम्पल करवाया था। अब उसमें कईयों के कमेंट आए कि सर आपने तो कहा था कि 3 कार्बन की रिंग 4 में कन्वर्ट होती नहीं है। बिल्कुल भैया, 3 की रिंग 4 में कन्वर्ट नहीं होती है। जैसे ये एग्जाम्पल करवाया था ना, और यहाँ पर जो है बेंजीन बनाया था, ये है ना, तो आपने कहा था, मैंने आपको रीअरेंजमेंट में बताया था कि सर भाई 3 की रिंग 4 में कन्वर्ट नहीं होगी, 4 की 5 में होती है, 5 की 6 में होती है ना। तो ये क्या है, फिर आपने कमेंट किए, कईयों का कमेंट आया है ना, मैसेज भी आया कि सर ये आपने कैसे कर दिया। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भैया जनरली ऐसा होता है कि 3 की रिंग 4 में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन अगर कोई मोटिव फोर्स लग रहा है ना, तो वहाँ पर 3 की रिंग 4 में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना, ये पॉजिटिव आया, कार्बोकेटाइन बना, तो यहाँ पर ये सारे के सारे मिलकर OH OH ये इस पर मोटिव फोर्स लगा रहे हैं, रिंग को एक्सपेंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। तो कुछ केस है जहाँ पर 3 की रिंग 4 में कन्वर्ट हो जाती है। जनरली ऐसा होता है कि 3 की रिंग 4 में कन्वर्ट नहीं होती है। ओके, तो इस तरीके से जो आप बता दिया करो। कोई भी डाउट हो आपके, तो मैं क्या करूँगा कि जो भी अपना अगला लेक्चर आएगा उसमें वो डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये है भैया अपने पास डी हैलोजन, ये E2 रिएक्शन की बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, और पॉइंट है भैया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ E2 रिएक्शन। देखना क्या है, हाँ जी, देखो पॉइंट ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ E2 रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ E2 रिएक्शन। ठीक है, कि यार E2 रिएक्शन के लिए जो रेट है ना, उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, हमें ये चीज़ समझनी है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है अपने पास, है ना, ये फैक्टर है आप ये मानो कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, या यूँ कहो इसी को हम अटैच करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि हमें पता है कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है ना जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उससे। ठीक है, हाँ तो देखो जरा कि हमें ये पता है कि रिएक्शन के बीच में इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हमने बनाई थी, है ना, कि भैया ये हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, ये हटेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो ये क्या आया था, बेस आया था, है ना, और यहाँ से जो वो हेलोजन हटा था, ये हेलोजन हट गया। ठीक है, इस तरीके से जो वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब यार तुम खुद सोचो कि ये ट्रांजिशन स्टेट जितनी जल्दी बनेगी या जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, जितनी स्टेबल होगी ट्रांजिशन स्टेट, हम बोलेंगे कि वहाँ पर उतनी जल्दी ये बनेगी, और जितनी जल्दी ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, है ना, वहाँ पर जो है वो हम बोलेंगे कि यार रिएक्शन की रेट उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट आगे कन्वर्ट होती है किसमें, एल्कीन में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या हमारी बनने वाली एल्कीन जो है वो जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी ना, वहाँ पर जो है वो हम बोलेंगे रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी।
आई होप मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखना जरा कि एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लो एक तो हमारे पास ये कोई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है CH3Cl, एक ये कोई अल्काइल हैलाइड है CH और ये CH3Cl, एक ये कोई अल्काइल हैलाइड है CH3CH2 ये Cl। ये आपको क्या करना है कि E2 रिएक्शन के लिए रेट चेक करनी है, अल्फा बीटा से HX बाहर कर दो, सिंपल सा काम, और एल्कीन बनाओ। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, HX बाहर करो। यहाँ पर एल्कीन बनेगा CH3C और ये CH3CH2, कितना अल्फा हाइड्रोजन वाला, 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला। यहाँ पर HX बाहर करो तो एल्कीन बनेगा भैया जी अपने पास ये वाला, ये अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर जो है अगर आप HX बाहर करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और हमें एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करना बहुत आसानी से हमें पता है, तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर ये है ना। तो इस तरीके से E2 के लिए आपको रिएक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, एक तो ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, एक कोई ये वाला एग्जांपल है अपने पास और एक ये वाला एग्जाम्पल है। अब इन तीनों एग्जाम्पल में आपको पूछ लिया कि रेट क्या होगी, E2 के लिए रेट क्या होगी, एलिमिनेशन के लिए रेट क्या होगी, है ना। तो सिंपल सा काम है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटाना है आपको, है ना, कि यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा रहे हो ना। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम वही एल्कीन बनाते हैं जो ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी सज्जफ रूल हम लगाते हैं, सज्जफ एल्कीन हम बनाते हैं। अभी इसके बाद में हम कुछ ऐसी रिएक्शंस की भी बात करेंगे जिनमें हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनती है, वो भी रिएक्शन हम देखेंगे। तो अल्फा बीटा से आप क्या करो, HX बाहर कर दो, और अल्फा बीटा से HX बाहर किया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, अल्फा बीटा से HX बाहर कर दो, और अल्फा बीटा से HX बाहर करोगे तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये अल्फा हो गया और ये वाला क्या हो गया, बीटा हो गया। HX बाहर कर दो अल्फा बीटा से तो ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, और तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, रिएक्टिविटी भी सेम ही रहेगी, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। ये ऑर्डर रहेगा किसका, रिएक्टिविटी का। आई होप मेरी बातें आपकी समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिएगा, है ना। ये कोई एग्जाम्पल है, Br है, ये है H, ठीक है, यहाँ CH3 है, ये है H। एक ये एग्जाम्पल है Br और ये H, यहाँ H और यहाँ है CH3, ठीक है। अब इन दोनों में से रिएक्टिविटी हमें चेक करनी है। मैंने कहा ना आपको, अल्फा बीटा से आपको HX बाहर करना है और एल्कीन बनानी है। अगर एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है तो जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है आप वही बनाओगे, सज्जफ एल्कीन जो है वो बनाओगे। तो जैसे इसमें ये वाला कार्बन हो गया अल्फा और ये वाला हो गया बीटा, हालांकि बीटा ये भी है लेकिन नीचे की तरफ ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी, Br के अपोजिट वाला ही हाइड्रोजन हटेगा। अगर Br के अपोजिट में हाइड्रोजन है तो हटाओ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इसमें देखना कि Br के अपोजिट ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा तो है लेकिन Br के अपोजिट हाइड्रोजन ही नहीं है, Br के अपोजिट CH3 है। इसका मतलब अब नीचे से हाइड्रोजन नहीं हट सकता। अब ये वाला बीटा जो है ना ऊपर वाला, इसका हाइड्रोजन हटेगा तो इससे एल्कीन जो है वो ये वाली बनेगी, ये H है, ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड। इनमें ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, अल्फा हाइड्रोजन देख लो जरा, 3 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है केवल, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी फर्स्ट की क्या होगी, सेकंड से ज़्यादा होगी। ये है भैया E2 के लिए अगर आपको पूछे रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो, ठीक है। एल्कीन बनाओ, एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करो। अब जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, ये तो पहला था स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। दूसरा है अपने पास लिविंग ग्रुप एबिलिटी। और भैया लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो सब में सेम है, चाहे कोई रिएक्शन SN1 देख लो, SN2 देख लो, E1 E2 कोई भी रिएक्शन है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का फैक्टर जो है वो सब में सेम लगेगा। हेलोजन जितनी आसानी से हटेगा हम बोलेंगे रिएक्शन उतनी ही आसानी से होगी, है ना। तो सेकंड फैक्टर है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो मैंने क्या लिखा, क्या कहा अभी कि सब में सेम है, SN1 SN2 E1
E2, सब में ये ऑर्डर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्टिविटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमेशा लिविंग ग्रुप एबिलिटी के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये है CH2 CH3 CH2, ये तो है फ्लोरीन CH3 CH2, है ना, क्लोरीन CH3 CH2, ये है ब्रोमीन और CH3 CH2, और ये है आयोडीन, है ना। ये हमारे पास कंडीशन है। अब यार लिविंग ग्रुप एबिलिटी, सब में देखो एल्कीन तो कैसे बनेगी, सेम ही बनेगी। क्या अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ से एल्कीन क्या बनी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से भी एल्कीन क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से भी एल्कीन क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से भी एल्कीन क्या बनेगी। सब में एल्कीन कैसी है, एक जैसी है, सेम एल्कीन बन रही है ना। तो फिर चेक करेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी। यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है, आई माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा, है ना। इधर से इधर जाएंगे तो हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो हो लगातार क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये कंडीशन है अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। थर्ड वाला देखो जरा, कि तीसरा जो फैक्टर है ये है आइसोटॉपिक इफेक्ट, आइसोटॉपिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये वाला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इन सबसे जो है वो क्या है, अलग है। आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या होता है, देखना कि इसकी वजह से भी E2 रिएक्शन की रेट जो है वो इफेक्ट होती है। एग्जाम्पल से ही इसको समझेंगे, आइसोटॉपिक इफेक्ट। हाँ जी, देखो एक कंपाउंड है अपने पास, ये फिनाइल है, यहाँ पर है CH2, ये है CH2Cl, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, एक ये फिनाइल है, यहाँ पर CD2 और ये है CH2Cl, ये है दूसरा कंपाउंड, है ना। अब आपने क्या किया, बस वही बीटा का आइसोटॉप चेंज कर दिया, ये अल्फा था, ये बीटा था, ये अल्फा था और ये क्या था, बीटा था। हमें अल्फा बीटा से HX बाहर करना होता है, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। अब यार इनमें से रेट किसकी ज्यादा होगी। अच्छा तुम्हें यह तो पता ही है कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो CD बॉन्ड की ज्यादा होती है CH बॉन्ड से, ठीक है। अब यार देखो इन दोनों में एलिमिनेशन करवाओ आप, और दोनों में एलिमिनेशन से एल्कीन बनेगी, सेम स्टेबिलिटी की एल्कीन बनेगी, ठीक। और अगर आप देखोगे इन दोनों की रेट या रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी फॉर इवन रिएक्शन, तो भैया इवन रिएक्शन के लिए तो फर्स्ट और सेकंड की रिएक्टिविटी बराबर होगी, है ना। और रिएक्टिविटी फॉर E2 रिएक्शन, तो मतलब ये तो यहां तो नियरली इक्वल सा आएगा। E2 रिएक्शन के लिए फर्स्ट की रिएक्टिविटी सेकंड से ज्यादा आएगी। अब ऐसा क्यों है इसको समझना, इसी को हम आइसोटॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है आइसोटॉपिक इफेक्ट। अब ऐसा क्यों है, आप ध्यान से देखो, इवन रिएक्शन में तो हम सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं, और कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो Cl हटेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बोकेटाइन जिस स्टेप में बनता है वो RDS होता है, वो स्लो स्टेप होता है इवन रिएक्शन में। हेलोजन हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, और कार्बोकेटाइन का बनना ही क्या होता है, RDS होता है ना, इवन रिएक्शन में। तो इवन रिएक्शन में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो फास्ट स्टेप में टूटता है, वो स्लो स्टेप में नहीं टूटता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इवन रिएक्शन में जो रेट है या रिएक्टिविटी है ना, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड ही नहीं करती है। जबकि E2 रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप बेस का अटैक होता है, और यहां से हाइड्रोजन जो है ना, बीटा का हाइड्रोजन पहले हटता है, और वही स्लो स्टेप होता है। यानी कि E2 रिएक्शन में तो जो है वो हम बोलेंगे कि यहां पर जो है वो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, उससे रिएक्टिविटी अफेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि स्लो स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, इवन रिएक्शन में स्लो स्टेप में ब्रेक नहीं होता है। तो इसलिए इवन रिएक्शन की रेट तो दोनों के लिए सेम ही होगी, क्योंकि दोनों में सेम स्टेबिलिटी का कार्बोकेटाइन बनेगा। और जबकि E2 रिएक्शन की रेट में पहले की ज्यादा होगी। क्यों, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड टूटेगा, यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। दिस इज कॉल्ड आइसोटॉपिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई इन इवन रिएक्शन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट ब्रेक्स
does not breaks in RDS step, so rate of reaction does not depends on कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। बट इन E2 रिएक्शन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स इन RDS स्टेप, सो ठीक है, तो E2 रिएक्शन में RDS स्टेप में टूटता है, सो रेट will depends on कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, सो आइसोटॉपिक इफेक्ट will be observed in E2 रिएक्शन। तो इसलिए जो है वो E2 रिएक्शन में आपको आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये है भैया जी 3 फैक्टर है ना, E2 को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनमें। अब हम चलते हैं, देखो E2 रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड में E2 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं एल्कोहल में E2 रिएक्शन की। ठीक है, देखिएगा E2 रिएक्शन इन एल्कोहल में E1 रिएक्शन की बात करी थी हमने, है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, है ना, 170 पर हीट करेंगे तो E1 रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन डिहाइड्रेशन होगा। और ऐसे ही अब हम E2 रिएक्शन से डिहाइड्रेशन करवाएंगे, वही डिहाइड्रेशन ही करवाना है। मैंने वहां पर पहले भी आपको लिखवाया था कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन E1 या E2 मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है। ये अब E1 से होगा या E2 से होगा, ये चीज डिपेंड करती है रिएजेंट पर। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है अपने पास, E2 एलिमिनेशन इन एल्कोहल। ठीक है, और रिएक्शन का नाम क्या होगा, वही डिहाइड्रेशन बाय E2 रिएक्शन। ठीक है, पहले हमने देखा था डिहाइड्रेशन बाय E1 रिएक्शन। तो अब देखो यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है। सबसे पहले डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहां पर जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत ही जरूरी है भैया जी। Al2O3 काम में ले सकते हो, या P2O5 काम में ले सकते हो, या फिर THO2। ये तीनों के तीनों जो है वो तीनों में से कोई एक काम में ले सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर। कि एल्कोहल में अगर आपको E2 रिएक्शन से डिहाइड्रेशन करवाना है तो इन तीनों में से कोई एक आपको काम में लेना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर, है ना। अब देखना, ध्यान ये रखना है कि अच्छा यही कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 या H+ के साथ हीट करोगे तो E1 रिएक्शन चली जाएगी, है ना। ध्यान ये रखना है कि इन केस ऑफ Al2O3 एंड P2O5, है ना, मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड या विल बी सेजेफ एल्कीन। ठीक है, बट इन केस ऑफ THO2 थोरियम ऑक्साइड के केस में, है ना, मेजर प्रोडक्ट विल बी हॉफमान एल्कीन। ठीक है, और इसका कारण है ड्यू टू बिगर साइज ऑफ TH, है ना। भैया जी देखो Al2O3 और P2O5 के केस में तो मेजर प्रोडक्ट रहेगा कौन सा, सेजेफ एल्कीन, जो कि हम अक्सर बोलते हैं कि जब भी एलिमिनेशन करवाएंगे 2 तरीके की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। एक तो सेजेफ एल्कीन बन सकती है, एक हॉफमान एल्कीन बन सकती है ना। और अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पर जो है वो मेजर प्रोडक्ट जनरली हम सेजेफ भी बोलते हैं। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है जिनमें हॉफमान एल्कीन भी मेजर प्रोडक्ट होती है। एक रिएक्शन उनमें से ये है कि अल्कोहल की THO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, THO2 से अगर आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाओगे तो वहां पर मेजर प्रोडक्ट हॉफमान एल्कीन बनता है।
अभी इसके जस्ट बाद में हम और भी ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जिनमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, हॉफमान एल्कीन बनता है, और भी रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है ना। तो आप समझना जरा कि ये है ड्यू टू बिगर साइज ऑफ थोरियम। अब जैसे एग्जांपल से इसको, अच्छा E2 रिएक्शन है तो कोई कार्बोकेटाइन वगैरह तो बनेगा नहीं ना, कोई रीअरेंजमेंट होगा। जैसे यूं समझना, ये एक कोई एग्जांपल है अपने पास, है ना, यहां पर है अपने पास OH, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम तो जो है वो सबसे स्टेबल एल्कीन ही बनाते हैं। एक तो लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड H2SO4 और साथ में टेम्परेचर लिखा हुआ है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। एक यहाँ पर लिखा हुआ है जी Al2O3 और साथ में हीट। एक यहाँ पर लिखा हुआ है P2O5 और साथ में हीट। और एक यहाँ पर लिखा हुआ है THO2 और साथ में हीट, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है। अब ध्यान से देखो जरा कि हमें पता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में रिएक्शन जाती है E1 से, और बाकी सब में जो रिएक्शन जाएगी किससे, E2 से, है ना। E1 से जब रिएक्शन जाती है तो आपको पहले कार्बोकेटाइन बनाना होता है। ये बनाया जी हमने कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बना है तो भैया रीअरेंजमेंट भी होगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा, तो 5 कार्बन की रिंग जो है वो किसमें, 6 कार्बन में कन्वर्ट होगी, और सबसे मैक्सिमम स्टेबल फाइनली ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इसमें एलिमिनेशन होगा तो 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। एक तो एल्कीन ये वाली बनेगी और एक एल्कीन जो है वो इस कार्बोकेटाइन से ये वाली बनेगी। हमें पता है ये वाली क्या होने वाली है, ये मेजर होने वाली है, ठीक है। Al2O3, है ना, बाकी सब में E2 मैकेनिज्म करवानी है ना। तो अल्फा बीटा से आपको H2O बाहर करना है। जैसे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और यहाँ पर ये भी बीटा हो गया। तो 2 एल्कीन यहाँ पर बन सकती है। एक तो एल्कीन ये वाली बनेगी भैया, है ना, और एक एल्कीन जो है वो ये वाली बनेगी, ठीक है। अब अगर Al2O3 या P2O5 है तब तो भैया जी ये वाली जो है वो एल्कीन जो ज़्यादा स्टेबल है, ये वाली क्या रहेगी, मेजर रहेगी। यहाँ पर ये मेजर रहेगी। बस THO2 के केस में जो है वो ये वाली एल्कीन जो है वो मेजर हो जाएगी, ये मेजर होगी THO2 के केस में। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, है ना। ये है भैया अल्कोहल में डिहाइड्रेशन, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू, E2 मैकेनिज्म के थ्रू, है ना। सिंपल सा काम है, कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। बाकी हम सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल के बारे में, ठीक है। तो ये है। अब मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिनमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, हॉफमान एल्कीन बनती है, सेज़फ एल्कीन नहीं बनती। E2 तो जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिनमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, हॉफमान एल्कीन। सेज़फ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता है। देखिएगा क्या है, कौन कौन सी रिएक्शंस है। पॉइंट है रिएक्शंस in which Hofmann alkene will form as major product, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस की बात हम कर रहे हैं जिनमें हॉफमान एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। अब सबसे पहली रिएक्शन है, ठीक है ना, जो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन की है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। देखो जी, हमने ये एक रिएक्शन पढ़ी थी RCH, ठीक है, और यहाँ पर है हेलोजन और यहाँ पर है CH3, ठीक है। या इसको जो है वो मैं ऐसा ले लेता हूँ CH2 और ये है R, ठीक। और इसमें जो है वो 2 केस है, या इसमें जो है वो हमने RO- और RONA, ठीक है, ये बेस काम में लिया। एल्कोहलिक KOH भी काम में ले सकते हैं, NaNH2 भी काम में ले सकते हैं, अभी हमने देखा था शुरू में। तो ये जब काम में लिया तो यहाँ पर देखो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट जो बनाया, 2 तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है। एक तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, एक ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला तो क्या है, सेज़फ है, ठीक है। ये वाला क्या है, हॉफमान है, ठीक है। अब भैया जनरली हम बोलते हैं सेज़फ एल्केन मेजर है, सेज़फ एल्केन मेजर होता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। कब, इफ एनी स्मॉल बेस, ठीक है, लाइक CH3
ONA, ठीक है, या C2H5ONA, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक इज यूज्ड। अगर भैया आप ये काम में लोगे, यहां पर जैसे सोडियम मेथॉक्साइड हो गया है ना, या सोडियम एथॉक्साइड हो गया, कोई छोटा बेस काम में लेते हो तो मेजर प्रोडक्ट सिजफ एल्कीन ही बनता है, जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन ये भी मेजर प्रोडक्ट हो सकता है। मेजर प्रोडक्ट कब होगा कि इफ एनी बल्की बेस के इसी रिएक्शन में अगर आपने कोई बल्की बेस लाइक ये वाला कंपाउंड CH3ONA है ना, और इसका नाम है सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है ना, दिस इज सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड इज यूज्ड। अगर आप जो हो यहां पर कोई बल्की बेस काम में ले लेते हो, कोई बल्की बेस काम में ले लिया आपने, तो जो है वो इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, होफमान एल्कीन बनेगा। अब यार ये कैसे है, क्यों हुआ ऐसा, इसको समझना आप, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बढ़िया कंसेप्ट है, और क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि बल्की बेस अगर काम में लिया तो मेजर प्रोडक्ट होफमान एल्कीन क्यों बनता है। समझिएगा कि जैसे यार इस रिएक्शन में, ये कौन सी रिएक्शन है, E2 रिएक्शन ही तो है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले हम एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं कि कंडीशन ऐसी है RCH और यहाँ H और यहाँ है CH, ये हैलोजन है, और ये है भैया CH2 और ये है H, ठीक है। अब अगर आपने देखो जैसे बल्की बेस अगर काम में लिया ना, CH3 ये काम में लिया आपने है ना, ONA, या तो ये लिखा हुआ मिलेगा साथ में हीट, या फिर आपको जो है वो टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, ये लिखा हुआ मिलेगा टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, इस तरीके का, ये ONA, इस तरीके का जो है वो ग्रुप देखने को मिलेगा, तो ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड को ही इंडिकेट करता है, ठीक है ना, दिस इज टर्सरी ब्यूटोक्साइड ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये जो है वो क्या है, ये इसी ग्रुप को इंडिकेट करता है। अब हमें पता है, देखो ये अल्फा, ये बीटा, सबसे पहले क्या होता है, बीटा का हाइड्रोजन पर अटैक होता है, बीटा के हाइड्रोजन पर अटैक होता है। अब यार देखो अगर ये छोटा ग्रुप है, यहां पर छोटा है, स्मॉल बेस है, तो स्मॉल बेस है तो ये तो देखो इन दोनों में से कहीं पर भी अटैक हो सकता है। लेकिन अभी मैंने कहा था कि E2 के लिए रेट डिपेंड करती है किस पर, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर, तो एल्कीन तो दोनों बनेगी, लेकिन मेजर कौन सी होगी, यहां पर मेजर बनेगी। क्यों मेजर बनेगी, छोटे स्मॉल के केस में मेजर यहां से बनेगी, क्यों, ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी इसलिए, तो इसलिए जो ज्यादा अटैक इस वाले पर होगा छोटे के केस में, स्मॉल बेस के केस में। लेकिन अगर बल्की बेस आपने काम में लिया ना, तो ये वाला जो है ना अपने बड़े साइज को लेकर, अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो क्या है, मोर हिंडर्ड है, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, लेस हिंडर्ड है। अगर यार छोटा होता, इसका साइज छोटा होता, तब उसको स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रोजन पर स्टेरिक हिंड्रेंस से उसको कोई लेना देना नहीं था, वो तो वहां अटैक करता जहां एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनती। लेकिन अब यार इसका साइज जो ठीक ठाक है, और अपने बड़े साइज को लेकर ये इस वाले ज्यादा हिंडर्ड हाइड्रोजन पर अटैक नहीं कर सकता, इसलिए ये वाला इस पर अटैक करेगा। अब ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये हेलोजन जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सी रहेगी, ये लो जी, होफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट रहेगी, होफमान एल्कीन ये मेजर रहेगी, ठीक है, ये कारण है, समझे बात को। तो होता यह है कि बल्की बेस के केस में, एक तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में अगर आप बल्की बेस काम में ले लेते हो, तो वहां पर जो है वो क्या बन सकता है अपने पास, होफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा। एक तो ये कंडीशन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखना जरा, तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, जैसे कोई एग्जाम्पल है ना अपने पास, इस तरीके का एग्जाम्पल है मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तो ये दे दिया आपको, जैसे CH3ONA और साथ में CH3OH दे दिया और साथ में हीट दे दिया। एक आपको ये दे दिया है ना, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, और साथ में जो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये दे दिया और साथ में हीट दे दिया। अच्छा, एक केवल इतना दिया है CH3ONA, एक केवल इतना दिया है ना, ये 3 केस दे दिए। अब आपको प्रोडक्ट चेक करना है क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन जो है वो हम करवाएंगे, कौन सी आप रिएक्शन करवा सकते हो, E2। तो E2 से एलिमिनेशन करवाएंगे, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये भी क्या है, बीटा है। तो 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, एक तो ये वाली एल्कीन बनेगी और एक एल्कीन जो है वो ये वाली बनेगी।
ये दोनों एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, ये वाली जो क्या रहेगी, मेजर रहेगी, जो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब ये बल्की बेस है, बल्की के केस में जो कम स्टेबल है वो हाइड्रोजन जाएगा जो कि कम हिंडर्ड होगा, तो ये वाला मेजर रहेगा। यहाँ रिएक्शन जाएगी SN2 और ये हो गया क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया यहां पर हीट नहीं दिया, अगर हीट देता ना तो एलिमिनेशन करवा देते। तो यहां रिएक्शन SN2 हो जाएगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा और हम बनाएंगे क्या, ईथर। क्लियर है बात? तो ये ध्यान में रखना, ये हमारे पास है कौन सी, हॉफमान एल्कीन बनाने का एक तरीका है, अगर बल्की बेस काम में ले लोगे तब। ठीक, तो पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा देखना जरा कि इसी में डी हेलोजिनेशन की ये रिएक्शन थी, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन की, ठीक है, जिसमें हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। अगर आपका लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल है तो भी मेजर प्रोडक्ट जो है वो हॉफमान एल्कीन बनेगा। ठीक है, जैसे पॉइंट है सेकंड, इफ लिविंग ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, ठीक है, देन अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप भी कौन सा, जैसे F हो सकता है, ये लिविंग ग्रुप के तौर पर आए, SR3+ हो सकता है, ये लिविंग ग्रुप हो, SR2+ हो सकता है, ये सारे के सारे जो है ना वो क्या होता है, इनका -I बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होते हैं, है ना। तो इफ लिविंग ग्रुप मतलब खुद लिविंग ग्रुप भी है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल भी है, ठीक है, देन मेजर प्रोडक्ट विल बी हॉफमान एल्कीन, हॉफमान एल्कीन। तो भैया मेजर प्रोडक्ट हॉफमान एल्कीन बनेगी, है ना। अब कैसे इसको समझना आप, कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है CH3 CH और यहाँ है मान लो फ्लोरीन और ये है CH2H, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एल्कोहलिक KOH दे दिया, साथ में हीट, या फिर NaNH2, ठीक है, हीट, या फिर यहाँ पर जो C2H5ONa साथ में C2H5OH और ये हीट, ठीक है, ये सारी कंडीशन। अच्छा, बल्कि बेस काम में लोगे तब तो जो हॉफमान बनना ही बनना है, लेकिन अगर लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है लिविंग ग्रुप, ठीक है, तो भी हॉफमान एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट बनता है, हॉफमान ही मेजर रहेगा, ठीक है। अब देखो कैसे, कि इन सब की प्रेजेंस में भी हॉफमान एल्कीन बन जाएगा। इसका कारण यह है, देखो सबसे पहले ये सारे के सारे बेस है, बेस को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, और बेस जो है वो H+ चाहिए, वो H+ पहले जाएगा जो ज्यादा एसिडिक होगा, और भैया ये वाला H+ कम एसिडिक है, दिस H+ इज मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है यार, ज्यादा एसिडिक है, तो पहले हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन पहले होती है, ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि H+ हटा, पीछे कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसके कॉन्जुगेटेड बेस पर इसका +I लग जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इन सब के केस में यहां पर भी मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनेगा, हॉफमान एल्कीन ही बनेगा, CH2, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो है वो अपने पास NCERT की है ना, वो हम देखेंगे। देखो हाँ भाई, तो रिएक्शन है हमारे पास नेक्स्ट, अमोनोलाइसिस, ठीक है। भेज देखो कि ये जो थर्ड पॉइंट है ना, अमोनोलाइसिस बोल दो, या इसको जो है वो आप अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, पहले हम एक्चुअल में अमोनोलाइसिस की रिएक्शन देखेंगे और इसके बाद में हम देखेंगे कि यार यहां से किस तरीके से हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनती है। ये रिएक्शन आपको मिलेगी आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले टॉपिक में, वहां पर जो है जो चैप्टर है ना आपके 12th की NCERT का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वहां पर आपको ये रिएक्शन मिलने वाली है। बहुत ही आसान सा काम है, देखना जरा क्या होगा कि यार हमें क्या करना है, एल्काइल हैलाइड है कोई भी RX, ठीक है, और इसकी रिएक्शन जो है वो हम करवाएंगे भैया जी अमोनिया के साथ, रिएक्शन जो है वो हमें करवानी है इसकी NH3 के साथ। दो कंडीशन हो सकती है यहां पर, एक तो कंडीशन ये है कि यार यहां पर अमोनिया जो है वो एक्सेस में है, ठीक है, और सेकंड स्टेप में यही एल्काइल हैलाइड अपने पास और रिएक्शन हमने करवाई NH3 के साथ, और यहां पर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है
है ना। तो दो अलग अलग कंडीशन में प्रोडक्ट देखो दोनों में जो एक ही बनेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि जो एक्सेस में उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे प्रोसीड हो सकती है। जैसे कि यहां पर आप देखना कि अगर अमोनिया NH3 एक्सेस में है ना, तो रिएक्शन तो ऐसे ही होगी, यहां से NH2 और ये हाइड्रोजन मैं अलग कर सकता हूं, इसको HX को आप क्या कर दो यहां से बाहर कर दो, और HX बाहर होगा, रिएक्शन जो हो RNH2 बोले तो 1 डिग्री एमाइन, ठीक है, रिएक्शन यहां पर रुक जाएगी। कहने का मतलब 1 डिग्री एमाइन यहां पर मेजर प्रोडक्ट रहेगा, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। जबकि अब अगर जो है वो RX एक्सेस में है तो पहले तो रिएक्शन होगी यहां पर, है ना, ये NH2 इसको H कर सकता हूं, यहां से जो क्या हुआ HX बाहर हुआ और हमें मिला RNH2, सबसे पहले ये मिला। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है यहां पर वापस से रिएक्शन हुई किसके साथ, NH3 के मतलब अपने पास जो RX एक्सेस में है ना, तो ये रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, यहां 1 डिग्री एमाइन ये बना सबसे पहले, फिर वापस से रिएक्शन होगी किसके साथ, RX के साथ, और एक और यहां से HX का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और एक और HX का मॉलिक्यूल बाहर होगा तो R या NHR। कहने का मतलब 1 डिग्री एमाइन किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट हो गया। अभी भी रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगी क्योंकि हमारे पास RX एक्सेस में है, तो यहां पर RX वापस से रिएक्शन करेगा, एक और HX का मॉलिक्यूल बाहर होगा, RN, ये R और ये R, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 3 डिग्री एमाइन में। अब देखो अभी भी यहां पर रिएक्शन नहीं रुकेगी, क्यों नहीं रुकेगी, तो ध्यान से देखना जरा, यहां क्या होगा कि RX है अपने पास, यहां नेगेटिव है, यहां पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, R क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, ये 3 डिग्री एमाइन है। नाइट्रोजन पर यहां पर क्या है, लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन को देगा, तो यहां से X माइनस लिविंग ग्रुप बन के बाहर, पीछे कंपाउंड बनेगा इस तरीके का RNR R और R। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे रखा है तो नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, और साथ में ये X माइनस जो इस फॉर्म में सॉल्ट के फॉर्म में यहां पर जो वो रहेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा और इसको हम बोलते हैं भैया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो यहां पर जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब देखना जरा कि ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ना, बस इसी से हम क्या करेंगे, हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या है, वापस से रिएक्शन समझ लो कि अमोनोलाइसिस का मतलब ये होता है कि हमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवानी है। कौन एक्सेस में, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो रिएक्शन को आप 1 डिग्री एमाइन, मतलब रिएक्शन में 1 डिग्री एमाइन क्या बताओगे, मेजर बताओगे। और अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो यहां पर एक्चुअल में कोई मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, यहां आपको एक मिक्सचर मिलेगा, और मिक्सचर भी किस किस का, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का मिक्सचर मिलेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन will obtained, ठीक है। तो यहां पर जो है ये एक मिक्सचर मिलेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये है भैया एक तरीके से अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना। अब देखो कि यहीं से, अच्छा यहां पर ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे मान लो फर्स्ट स्टेप पे आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ, RX के साथ, यहां पर जो है वो RX के साथ रिएक्शन करवाई, आप यहां पर सेकंड स्टेप में R' भी काम में ले सकते हो, थर्ड स्टेप में मान लो R' के अलावा आपने R1 काम में ले लिया। मतलब ये है कि यहां पर जो R आप देख रहे हो ना, 4 R, ये चारों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखना यार कि इससे कैसे एक तरीके से हॉफमान एल्कीन बनेगी मेजर प्रोडक्ट के तौर पर। देखो क्या है, जैसे एक एग्जांपल से पहले हम इसको रिएक्शन को समझते हैं, फिर जो है वो हॉफमान एल्कीन हम बनाएंगे। बात ऐसी है कि हमारे पास जो है वो ये है रिएक्शन में, मान लो CH3 और यहां पर Cl, रिएक्शन हम करवा रहे हैं जी NH3 के साथ, और NH3 यहां पर है एक्सेस में, ठीक है, और NH3 एक्सेस में है तो केवल एक यहां से जो HCl का मॉलिक्यूल बाहर होगा, CH3NH2, रिएक्शन यहां पर रुक जाएगी, है ना। और 1 डिग्री एमाइन ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, हालांकि इसमें भी जो कुछ अमाउंट बनता है 2 डिग्री 3 डिग्री का भी, लेकिन ज्यादातर अमाउंट 1 डिग्री का रहता है, ये मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। जैसे एग्जाम्पल और समझते हैं, मान लो हमारे पास है CH3CH2Cl, और यहाँ पर रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, NH3 के साथ, इस बार ये एक्सेस में है, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एमाइन बनेगा, तो 1 डिग्री एमाइन बना CH3CH2 और ये आया NH2,
1 डिग्री एमाइन। वापस से रिएक्शन होगी किसके साथ, C2H5Cl के साथ, वापस से रिएक्शन होगी तो C2H5 यहाँ पर आएगा NH और ये आएगा C2H5। फिर वापस से रिएक्शन होगी एक बार और C2H5Cl के साथ, तो C2H5 ये आया N, यहाँ आएगा C2H5 और ये है C2H5। ठीक है, यहाँ रिएक्शन नहीं रुकेगी, एक बार और रिएक्शन होगी C2H5Cl के साथ और यहाँ पर रिएक्शन होगी तो बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट C2H5 और ये C2H5। ये है भैया अपने पास क्या, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, है ना। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब हमें ये समझना है कि आखिर इस सॉल्ट को जो है वो हम हीट करेंगे तो कैसे आगे जो है वो हॉफमान एल्कीन बनेगी। तो देखो भैया जी, जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है ना, उसको आपको क्या करना होता है, उसकी रिएक्शन जो है वो करवानी होती है। जैसे हमारे पास जो है ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है, ये है भैया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहां पर क्या रहेगा, X रहेगा। भैया जी इसकी रिएक्शन जो है वो आपको करवानी है सबसे पहले AgOH के साथ, ठीक है, या रिएक्शन आप करवा सकते हो मोइश Ag2O के साथ, ठीक है, वो एक ही बात है। मोइश Ag2O जो है वो आपस में, मोइश का मतलब क्या है, यहाँ पर नमी है, वाटर है, तो वाटर इसके साथ रिएक्शन करके AgOH ही देगा। तो यहाँ पर देखना Ag प्लस और ये X माइनस मिलकर जो है वो यहाँ पर AgX का पीपीटी क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। AgX का तो पीपीटी के फॉर्म में बाहर हो गया, साथ में जो है ये इसी का क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट था ना, इसी का बन जाएगा अपने पास हाइड्रोक्साइड। दिस इज हाइड्रोक्साइड ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। और इस हाइड्रोक्साइड को अगर आप हीट करोगे तो यहां पर बनेगा हॉफमान एल्कीन, हॉफमान एल्कीन, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट हॉफमान एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, जनरली, ठीक है, जनरली जो है वो हॉफमान एल्कीन यहां पर क्या रहता है, मेजर प्रोडक्ट रहता है। मैंने जनरली लगा दिया, अब जो है वो इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है कि सेज़फ एल्कीन भी बन जाए। और भैया हॉफमान बनेगा कि सेज़फ बनेगा, अगर आप कंसेप्ट को पकड़ के रखोगे ना तब तो जो समझ में आ जाएगी चीज़ कि हॉफमान बनाने की सेज़फ बनानी है, और अगर रटने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और कंसेप्ट यहाँ पर ये एग्जाम्पल से जो है वो हम बात करते हैं। जैसे यार मान लो हमारे पास ये वाली कंडीशन है CH3 और यहाँ है CH2, या फिर इसको मैं ले लेता हूँ CH3 और यहाँ पर है अपने पास नाइट्रोजन, ये CH2, ये CH2, ये है हाइड्रोजन, ये है CH3 और ये है CH3 और यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, है ना। और ये है अपने पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस। कहने का मतलब रिएक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो वो डायरेक्टली इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो ये OH माइनस जो है ना, अब इसको क्या चाहिए, देखो OH क्या है, बेस, और बेस को चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन। तो वो एसिडिक हाइड्रोजन, या फिर वहां जो है वो आप बोलोगे कि OH माइनस उस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करना है। कहने का मतलब OH माइनस का अटैक आप उस बीटा हाइड्रोजन पर करवाओगे जो बीटा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, OH का अटैक उस बीटा पर आपको करवाना है। तो आप समझना कि ये वाला जो है वो क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, बीटा हो गया, और बीटा हाइड्रोजन ये है, तो ये वाला क्या होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। यही कंसेप्ट है भैया कि OH का अटैक करवाओगे सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन पर, और एसिडिक हाइड्रोजन भी ऐसा जिस पर स्टेरिक इंड्रेस एक तो कम से कम हो, दूसरा प्लस आई कम से कम हो। क्यों, क्योंकि अगर ये OH जो हो यहां अटैक करेगा ना तो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, और ये कॉन्जुगेटेड बेस पर प्लस आई कम से कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, साथ ही ये हाइड्रोजन जो है वो लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड। तो कम स्टेरिक इंड्रेस होने के कारण जो है वो ये OH माइनस जो है इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और जैसे ही यहाँ अटैक होगा ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर, और यहाँ से जो है वो नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से जो 3 डिग्री एमाइन जो हो क्या होगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब देखो इस वाले एग्जांपल में हमारे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी थी, एक ही एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी थी कि यार यहां तो अटैक होगा नहीं, इस हाइड्रोजन पर अटैक होगा नहीं, और हो भी जाएगा, पहली बात तो होगा नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है, हो भी जाएगा तो फिर जो है वो एल्कीन कैसे बनेगी, एल्कीन नहीं बनेगी। तो यहां तो एक ही पॉसिबिलिटी थी एल्कीन बनने की, अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो हॉफमान एल्कीन हमें मेजर बनानी होती है। जनरली हॉफमान एल्कीन हम मेजर बनाते हैं। देखना जरा एक एग्जांपल इसका हम और देखते हैं, उससे समझ में आएगा।
आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा एसिडिक पहले हाइड्रोजन चेक करना है। देखो जरा कि पहले सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन चेक करना है, और अगर मान लो दो हाइड्रोजन ऐसे आ गए जो दोनों के दोनों ज्यादा एसिडिक है, तो फिर आप उन दोनों में से जो कम स्टेरिक इंड्रेस वाला हाइड्रोजन है ना, वो आप सिलेक्ट करोगे, है ना। यही कंसेप्ट है अपना। जैसे एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। एक तो ये है भैया CH3, या इसको जो है मैं इस फॉर्म में बना देता हूं, जैसे ये है OH-, ठीक है, और इसको हीट करना है आपको, है ना। अब देखो अल्फा बीटा चेक करते हैं। ये सबसे पहले जो है ये अल्फा, आपको बीटा का ही हाइड्रोजन हटाना है, ये बीटा, ये अल्फा, और ये वाला है बीटा, ठीक है। फिर देखो ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, इन दोनों से तो हाइड्रोजन हटेगा नहीं। अब बीटा पर एक हाइड्रोजन तो यहाँ है, एक हाइड्रोजन जो है बीटा पर अपने पास यहाँ है। अब भैया मैंने कहा कि सबसे ज्यादा एसिडिक और सबसे कम स्टेरिक इंड्रेस वाला हाइड्रोजन आप हटाओगे, तो ये वाला हाइड्रोजन देखना सबसे पहले। तो ये हाइड्रोजन अगर हटेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा, तो यहाँ पर इस कार्बन का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जो कि कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। और कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी अगर कम हो गई तो हम बोलेंगे कि वहां पर जो है वो आप बोलोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो गई। जबकि यहां पर देखना इस वाले पर जो है वो कोई प्लस आई नहीं लग रहा है, और प्लस आई नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो है वो एक तो लेस स्टेरिक इंड्रेस भी कम है और मोर एसिडिक है। तो मोर एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, इसका मतलब ये OH यहीं अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर, और यहाँ से ये वाले जो है वो बाहर। तो यहाँ पर देखो क्या क्या बना, एक तो वही अपने पास ये वाली एल्कीन है, हॉफमान एल्कीन। अगर यहाँ से एल्कीन बनती तो उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होते, और एक तो 3 अल्फा हाइड्रोजन वाली बन सकती है। हालांकि यहाँ पर प्रोडक्ट ये भी बनेगा साथ में, है ना, ये भी बनेगा, कुछ अमाउंट इसका बनेगा, लेकिन ये वाला क्या रहेगा, मेजर रहेगा। अब ये वाला हॉफमान है, ये वाला सेजेफ है, ये हॉफमान है, और साथ में जो है वो अगर ये मेजर रहेगा तो साथ में जो है ये वाला जो है एमीन 3 डिग्री एमीन बाहर हो गया, है ना। तो इस तरीके से रिएक्शन चलेगी। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। ठीक है, ये है अपने पास क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और जो है इसको हीट करना है। अल्फा बीटा चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ये वाला देखो अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है ना। अब ये अल्फा हो गया, और अल्फा से डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये बीटा हो गया, और ये वाला भी क्या हो गया, बीटा हो गया। अब इन दोनों में से वो बीटा हाइड्रोजन हटाना आपको जो ज्यादा एसिडिक हो, है ना। पहली बात तो जो ज्यादा एसिडिक हो, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इक्वल आ रही है तो आप चेक करोगे जिस पर स्टेरिक इंड्रेस कम से कम हो। तो ये वाला देखना जरा, एक तो ये बीटा हाइड्रोजन है, एक ये वाला बीटा हाइड्रोजन है। ये वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक भी है, मोर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि प्लस आई कम है ना, और लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड है, ठीक है। इसलिए यहां पर जो है वो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करोगे। ये वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि इस पर प्लस आई कम है, तो प्लस आई जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमारा OH जो है वो यही अटैक करेगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहां से जो है वो नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप बन के बाहर। तो इसमें जो है ये वाली एल्कीन जो है क्या रहेगी, मेजर रहेगी। अगर मान लो ये डबल बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन पर आता तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते, सेजेफ एल्कीन होती, हॉफमान एल्कीन जनरली मेजर प्रोडक्ट रहती है। अब एक एग्जाम्पल देखना आप, ये जो है वो 3 डिग्री एमाइन बाहर। एक एग्जाम्पल देखना इसी का कि यार ये एक एग्जाम्पल है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये नाइट्रोजन है, ये CH2 है, ये CH3, और यहाँ पर जो है 2 मिथाइल हो गए, और इसको जो है वो आपको हीट करना है, इस वाले कंपाउंड को हीट करना है आप। अब सबसे पहले वही अल्फा बीटा चेक कर लेते हैं हम तो, है ना। तो ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया। अब यार वो बीटा हाइड्रोजन चेक करना है जो ज्यादा एसिडिक हो। पहले तो देखो इस बीटा हाइड्रोजन की बात हम कर लेते हैं, ये वाला बीटा हाइड्रोजन मैं अलग कर रहा हूं, है ना, और एक हम इस बीटा हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। यहां तो बीटा हाइड्रोजन है नहीं। अब इन दोनों में से यार ज्यादा एसिडिक इस बार कौन होगा? इस बार जो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, यही कंसेप्ट है, मोर एसिडिक। अब ये ज्यादा एसिडिक क्यों है? ये ज्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि अगर यहां से H+ रिलीज हुआ तो यहां पर पीछे क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, और पीछे अगर कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, ये फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा कि यार यहां नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो वो नेगेटिव चार्ज फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा, और फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन अगर करेगा तो वहां पर हम बोलेंगे कि यार वो तो जो है वो एक तरीके से ज्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि कॉन्जुगेटेड जितना ज्यादा स्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा, है ना। तो यहां पर जो है फिनाइल के साथ ये कॉन्जुगेशन, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। हालांकि स्टेरिक इंड्रेंस यहां पर ज्यादा है, लेकिन स्टेरिक इंड्रेंस से पहले आपको क्या चेक करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर चेक करना
पड़ेगा। तो हमारा OH जो है वो इस बार यहीं अटैक करेगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो वो इधर जाएंगे, तो ये पूरा ग्रुप इस बार लिविंग ग्रुप बन के बाहर। तो यहाँ पर फिनाइल, ये CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। अब यहाँ पर ये एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, ये सज्जफ एल्कीन है, तो यहाँ सज्जफ एल्कीन मेजर बन रही है। तो इस रिएक्शन में सज्जफ एल्कीन भी बन सकती है, लेकिन जनरली यहाँ पर क्या होता है, हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये है भैया अमोनोलाइसिस की रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको कहाँ मिलेगी एनसीईआरटी में, तो अमोनोलाइसिस की जो रिएक्शन है 12th की जो एनसीईआरटी है, जहां नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दे रखे हैं, उस वाले चैप्टर में आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, है ना। चलो भाई, ये तीसरी रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन हम और पढ़ लेते हैं जिसमें हॉफमान एल्कीन जो है वो मेजर बनती है। देखिएगा, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाँ जी, जो फोर्थ है ना वो है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। भैया जी, एस्टर का पायरोलाइसिस है ना। पायरोलाइसिस का मतलब ये होता है, देखो पायरो जो वर्ड है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है कि आप टेम्परेचर देके किसी चीज को तोड़ रहे हो। एक वर्ड होता है पीजो, तो पीजो का मतलब वो रिलेटेड होता है प्रेशर से। पीजो का मतलब प्रेशर से रिलेटेड है पीजो वर्ड, और पायरो वर्ड है टेम्परेचर से रिलेटेड। तो पायरोलाइसिस अपने पास कहने का मतलब आपको टेम्परेचर देके एस्टर को तोड़ना है। एस्टर इस तरीके का होना चाहिए, जैसे RCOO। अब इस तरफ जो है वो कम से कम 2 कार्बन का एस्टर होना चाहिए, जैसे कि ये वाला हो गया CH2 और ये CH3। बस केवल एस्टर को आपको स्ट्रांगली हीट करना है, केवल इसको हीट करना है। तो जब आप इसको हीट करोगे ना, तो यहां से देखो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, वही बीटा का हाइड्रोजन आपको हटाना है ना। और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ना, ये इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। तो 2 चीजें बनेगी, एक तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये एल्कीन बने। और यहां पर भी जो है वो मेजर प्रोडक्ट हॉफमान एल्कीन ही बनती है ना, सेजफ एल्कीन नहीं बनती है। अभी हम समझते हैं इसमें रिएक्शन कैसे चली। तो इसमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है, इन दिस केस या इन दिस रिएक्शन हॉफमान एल्कीन will forms as major product। ठीक है, तो हॉफमान एल्कीन जो है वो यहां पर क्या बनती है, मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। चलो ठीक है, हॉफमान एल्कीन बन गया। फिर जो है वो आपको इसमें ये समझना है कि भाई इन दिस रिएक्शन ए 6 मेंबर्ड cyclic transition state will forms। ठीक है, तो भैया यहां पर 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस रिएक्शन में। देखो कैसे बना, कैसे रिएक्शन चलती है ना। R, फिर ये है अपने पास C डबल बॉन्ड O, है ना। इसको मैं थोड़ा सा यूं लिख देता हूं, है ना। और ये है ऑक्सीजन, और फिर यहाँ है CH2, और यहाँ है CH2, ये है भैया H। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ज़रा कि ये वाला बॉन्ड जो हो सबसे पहले इधर आएगा, है ना। और फिर ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये वाला बॉन्ड इधर, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जो है ना वो शिफ्ट होगा इधर। तो आप देखो टोटल कितने मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो देखो क्या बना, RC, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया OH, ठीक है। और साथ में जो है यहाँ पर CH2 ये क्या हो गया, अलग हो गया। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है। ये है भैया पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रिएक्शन है ना। जैसे कोई भी एस्टर हो सकता है अपने पास, CH3 COO, अब यहाँ पर देखो CH2, और यहाँ है अपने पास जैसे इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, CH, ये है CH3, ये है CH2, और ये है CH3। अब इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। अब ध्यान से देखना ज़रा
कि यार ये वाला जो है वो अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन है कि अल्फा बीटा बीटा। अब यहां अगर डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तब तो सेल्फ एल्कीन बनेगी, लेकिन यहां हॉफमान एल्कीन बनता है मेजर प्रोडक्ट। देखो कि मेजर प्रोडक्ट यहां से हाइड्रोजन, ये वाला जो बीटा होगा ना, इसका हाइड्रोजन जाएगा, तो एक तो एसिटिक एसिड यहां पर अलग होगा, और साथ में जो है वो यहां पर बनेगा CH2CH, और ये है CH2 और ये है CH3, ठीक है। ये कंडीशन है। अब ये कैसे हुई रिएक्शन, बहुत ध्यान से इसको समझना। तो CH3COO और यहां पर आएगा CH और ये CH2 और ये H, ठीक। और इसको जो है मैं यू बना देता हूं, है ना, और यहां पर बाकी आया CH2 CH3। भैया ये वाला हाइड्रोजन क्यों पार्टिसिपेट करता है? कम स्टेरिक इंटरेस्ट वाला हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, और कम स्टेरिक इंटरेस्ट वाला जब पार्टिसिपेट करेगा तो हॉफमान एल्कीन ही मेजर रहेगा। ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा। इस तरीके से जो वो 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है। कोई भी एस्टर हो सकता है, जैसे इस तरीके का एस्टर दे दिया आपको, है ना, और इसको जो केवल आपको हीट करना है। तो ये देखो जरा, ये वाला अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। केवल और केवल आपको सिंपल सा काम ये करना है, आपको हॉफमान एल्कीन बनाना है। या तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो सेल्फ एल्कीन बनेगी, या फिर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो हॉफमान एल्कीन हम बनाएंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, साथ में जो एसिड अलग हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। क्लियर है? एक और रिएक्शन हम यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा, जिसमें हॉफमान एल्कीन बनता है, और रिएक्शन है भैया कोप रिएक्शन। केवल एक एग्जांपल देखेंगे, हालांकि कोप रिएक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तक नीट में कभी क्वेश्चन नहीं आया कोप से, ठीक है। हाँ तो देखो, कोप रिएक्शन, भैया देखो कोप रिएक्शन क्या है ना। आपको क्या करना है कि हमारे पास जैसे 3 डिग्री एमाइन है, जैसे ये कोई 3 डिग्री एमाइन है, ठीक है, ये एक 3 डिग्री एमाइन ले लेते हैं। इसका करवाना है मतलब ऑक्सीडेशन, जैसे H2O2 है, ये क्या है, एक OA है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया। तो जब 3 डिग्री एमाइन का आप H2O2 से ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो यहां पर ऑक्सीडेशन से बनेगा भैया एमीन ऑक्साइड, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ना अपने पास, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं जी एमीन ऑक्साइड, ये माइनस प्लस, या तो इसको ऐसे बना दो या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, एक ही बात होगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो ना, CH3 और ये कोऑर्डिनेट O, दिस इज एमीन ऑक्साइड, एमीन ऑक्साइड, है ना। अब आपको इसको एमीन ऑक्साइड को हीट करना है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि केवल इसको हीट करना है, तो वही बीटा हाइड्रोजन आपको काम में लेना है, ये बीटा हाइड्रोजन। तो यहां से जो है वो बीटा हाइड्रोजन जो है ना, ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहां से ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर, और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में CH3, ये N, यहाँ CH3 और यहाँ आ जाएगा क्या, OH। ये लो डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये जो है वो साइड हो जाएगा और साथ में एल्कीन बनेगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5, इस वाले रिएक्शन में 5 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोप रिएक्शन। मैं वापस से बता देता हूं, देखो क्या हुआ, ये बीटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने जो इस H+ को इलेक्ट्रॉन दिए, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो ये पूरा ग्रुप लिविंग ग्रुप बनके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। ये सिंपल सा काम है कोप रिएक्शन का, ठीक है। तो देखना कि भैया ऐसी रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली है जिनमें हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। एक छोटा सा पोर्शन और है ना, और वैसे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमने E1 E2 दोनों कंप्लीट कर लिया है, एक छोटा सा पोर्शन और है, वो है भैया जी E1CB रिएक्शन का। देखो जी, अब एक अलग ही रिएक्शन है अपने पास, अलग मैकेनिज्म है E1CB। हाँ जी, E1CB रिएक्शन। तो भैया पहले आप समझना कि E1CB का मतलब क्या है। यहां पर E1CB का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन
है ना, रिएक्शन। ठीक है, अब यार क्या रिएक्शन है समझना जरा, कि हमारे पास जैसे हमने E1 और E2 मैकेनिज्म से एलिमिनेशन देखा ना, ऑलमोस्ट वैसी ही रिएक्शन है ना, बस मैकेनिज्म में जो है यहाँ पर बीच में कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, कि जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि यार कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, है ना, अक्सर बोलते हैं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनी, तो वैसे ही यहाँ पर कार्ब एनाइन या यूं कहो कि कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पर बनता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कंडीशन है तो समझना, कि जैसे यहां पर जो है वो अपने पास कोई एक्स है ना, और एक्स है लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। अब ये लिविंग ग्रुप जो है ना, ये होना चाहिए पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए एफ एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, यहां एफ हो सकता है या OH हो सकता है, या यहां पर NR3+, ये सारे के सारे जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो ये जो है वो अल्फा कार्बन पर या जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। E1CB की कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है। फिर ये बीटा हो गया, बीटा पर यहां हाइड्रोजन है, और यहां पर बीटा पर कोई ग्रुप लगा है, मान लो G, और G जो है ये दिस शुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप जैसे यार यहां NO2 हो सकता है, या इसकी जगह CN हो सकता है, या इसकी जगह CO हो सकता है, या इसकी जगह ये वाला ग्रुप भी हो सकता है SO, है ना, R, ये वाला ग्रुप भी यहां पर हो सकता है। तो इनमें से कोई भी ग्रुप आ सकता है। तो कहने का मतलब देखो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप लगा होगा तो यहां पर ये हाइड्रोजन जो है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप लगाने का पर्पस यही है कि हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक, तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, ये ज्यादा एसिडिक हो गया, मोर एसिडिक हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ये क्योंकि ज्यादा एसिडिक है, तो अब अगर आपने किसी भी बेस के साथ, बेस कौन सा, वही NaNH2 हो गया, एल्कोहलिक KOH हो गया, या फिर जो वो सोडियम एथोक्साइड, कोई भी बेस के साथ अगर आपको हीट किया, आपने इसको हीट किया, ये बेस को क्या चाहिए, H+ चाहिए, तो ये H+ जो यहां से आसानी से हट जाएगा, बहुत आसानी से H+ हट जाएगा। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप बना है, तो जैसे ही H+ हटा तो यहां चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, ये ग्रुप G, और ये नेगेटिव चार्ज वाला जो है क्या करेगा, G क्या करेगा, इस चार्ज को खींच लेगा, है ना। तो चार्ज कम होगा तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है क्योंकि कॉन्जुगेटेड बेस बीच में बना, और ये हमारा क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया X, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा ये बीच में क्या बनता है भैया, कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, यहां पर बना कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो यहां से जो है वो ये X माइनस क्या हो जाएगा, बाहर, और ये वाला स्टेप इसका स्लो स्टेप होता है, बोले तो RDS होता है। तो यहां प्रोडक्ट ये बनेगा, G एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड आया, और लिविंग ग्रुप जो है वो क्या हो गया, बाहर हो गया। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है, इसको बोलते हैं हम E1CB। क्यों, क्योंकि बीच में कॉन्जुगेटेड बेस जो है ना वो बनता है अपने पास, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, मतलब ओवरऑल जो है ना आप ये बोल सकते हो कि बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक फॉर E1CB। मैं जो इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है ना, रिएक्शन, हाँ जी, तो रिएक्शन कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, है ना। और इस सिंगल स्टेप में भी अपने आप में दो चीजें होती है ना, और कौन कौन सी, पहले में देखो जरा कि डीप्रोटोनेशन हुआ, डीप्रोटोनेशन, है ना, या इसको मैं यूं बोल देता हूं, सिंगल स्टेप फॉलोड बाय डीप्रोटोनेशन एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, है ना। तो जो एक स्टेप है उसमें भी जो है आप बोल सकते हो कि आधे स्टेप में तो क्या हुआ, पहले तो डीप्रोटोनेशन हुआ, प्रोटॉन हटा, कॉन्जुगेटेड बेस बना, फिर आगे जो है वो लिविंग ग्रुप का रिमूवल हुआ, फिर जो है मैं लिखूंगा कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन में जो है ना इंटरमीडिएट के तौर पर क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास है, चलो ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस बना इंटरमीडिएट के तौर पर। नेक्स्ट जो स्टेप है ना, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया E1CB की कंडीशन क्या है ना। तो फॉर E1CB मैकेनिज्म, बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक, ठीक है।
कि जो बीटा हाइड्रोजन है अपना वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ना, ये क्या होना चाहिए, ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। और फॉर दिस देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है ना, EWG there should be a strong electron withdrawal group present on बीटा कार्बन। ठीक है, तो बीटा कार्बन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप ये होना चाहिए। लिविंग ग्रुप हमारा कैसा होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी लिखा दिया कि पुअर लिविंग ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ही है हमारे पास क्या E1 CB की कंडीशन है। अब अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है तो कैसे आएगा ये भी आप देखना जरा, कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम इस पर कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और कि भाई इसमें जो है वो आइसोटोपिक इफेक्ट नजर नहीं आता है कि रिएक्शन की रेट, अगर मान लो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होगा ना तो रेट सेम ही रहेगी। आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें नजर नहीं आएगा क्योंकि वही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो आरडीएस में ब्रेक नहीं होता, वो आरडीएस से पहले ही ब्रेक हो जाता है। तो ये भी आप लिख देना कि इन दिस रिएक्शन, ये आप लिखो अभी जस्ट, इन दिस रिएक्शन आइसोटोपिक इफेक्ट विल नॉट ऑब्जर्व्ड, ये आप इसमें ऐड कर लेना। ठीक है ना, अब देखना जैसे समझना बात को, यह है भैया H, ये Cl और ये है हमारे पास CH2। ठीक है, और यहाँ है F, है ना, और इसको जो है वो आपने बेस के साथ, या जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर OH के साथ आपने इसको हीट कर रखा, OH माइनस और हीट लिखा हुआ है। आप देखो ये वाला अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, और F माइनस आपको पता है ये क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक, और इसके अलावा जो है वो H, ये वाला बीटा हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, एसिडिक है। अब एसिडिक क्यों है, क्योंकि भैया यहाँ पर क्लोरीन का दोनों तरफ -I और -I लग रहा है। तो ये OH क्या करेगा भैया जी, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो सबसे पहले यहाँ चार्ज कैसा आएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव, पहले बना क्या, कॉन्जुगेटेड बेस। और ये कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल भी है। क्यों है स्टेबल, जो क्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेगा इसलिए स्टेबल है। फिर ये वाला बॉन्ड इधर, और यहाँ से जो है फ्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर, तो इसमें प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। और ये रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, E1 CB मैकेनिज्म है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मान लो NO2 लगा है ना, और यहाँ है CH2, यहाँ है CH2 और यहाँ पर है F। ठीक, ऐसी कंडीशन है। OH माइनस के साथ आपने इसको क्या कर रखा है, हीट कर रखा है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब ध्यान दो जरा, बीटा पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है तो OH जो हो यहाँ अटैक करेगा, पहले कॉन्जुगेटेड बेस बनेंगे, ये कॉन्जुगेटेड बेस बना, और ये कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि इसका -M लग रहा है इसलिए ये स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर, और यहाँ से F माइनस क्या हो गया, बाहर, तो ये आया NO2, यहाँ आएगा CH डबल बॉन्ड और ये CH2। ऐसी कंडीशन है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, ये वाला जो है वो अपने पास कोई कंपाउंड है मान लो, है ना, CO, और फिर यहाँ पर है ये ऐसे करके O और ये CH3। ठीक है, इसको OH के साथ आपने हीट कर रखा है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। भैया जी बीटा पर हाइड्रोजन है, और ये सबसे पहले जो है वो देखो CO ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है, और ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट इसका होता है। ये वाला हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये वाला OH यहाँ अटैक करेगा। सबसे पहले कॉन्जुगेटेड बेस हम बनाएंगे, तो ये कॉन्जुगेटेड बेस, और ये कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि भैया इसका -M लग रहा है, जो CO का है ना -M लग रहा है इसलिए ये स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला इधर आएगा तो यहाँ से OCH3 पुअर लिविंग ग्रुप होता है, बाहर हो गया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो हो ये वाला बनेगा, है ना। तो सीधा सा काम है। जैसे अभी हमने जो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट वाला जो है वो एक एग्जाम्पल देखा था, ये भी ऐसा ही है भैया। ये अपने पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट था। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, OH माइनस के साथ अगर आपने इसको हीट कर रखा है ना, मैंने कहा ना क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट को हीट करोगे तो हॉफमान एल्किन मेजर बनती है। क्यों बनती है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब देखो ये सारी कंडीशन वही है कि ये अल्फा पर तो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप NR3+, अभी कहा ना पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये तो पुअर लिविंग ग्रुप है। अब बीटा पर कोई दिक्कत नहीं है, लिविंग ग्रुप तो पुअर है ना, तो बीटा का हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, ठीक ठाक एसिडिक है
है ना, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये OH यहाँ अटैक करेगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप क्या हो गया, बाहर हो गया, तो यहाँ पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो वो जो रिएक्शन थी वो वास्तव में इसी मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये 3 डिग्री अमाइन क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। तो ये है भैया अपने पास एलिमिनेशन की रिएक्शंस, है ना। बीटा पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल नहीं है, लेकिन फिर भी रिएक्शन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ठीक ठाक एसिडिक है, कोई प्लस आई तो नहीं लग रहा है ना। प्लस आई वाला क्या करता है, कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी को कम करता है। तो भैया ये है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन यहाँ पर खत्म है। और नेक्स्ट क्लास से जो है वो हम पहले NAR पढ़ेंगे, NAR के बाद में जो है वो हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और बात खत्म, ठीक है ना। तो ये अपनी सीक्वेंस रहेगी, जल्दी सिलेबस हम खत्म कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं पूरी क्लास जो वो आपकी समझ में आई होगी। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी है, कोई भी जो है आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो वो आप कमेंट कर दिया करो, मैं अगली क्लास में जो है वो उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। ये है, और यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।